हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट संधि प्रकरण। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संधि मतलब क्या है। तो देखेंगे सूत्र से कि परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता मतलब वर्णों का अतिशय मतलब वर्णों का बहुत, सन्निधि सन्निधि मतलब पास में आना, उसी को हम संहिता ऐसे कहते हैं। संहिता और संधि ये दोनों सेम बात है। संहिता और संधि ये दोनों हमारे सेम बात है। संहिता मतलब ही संधि होती है। तो इसका मतलब ऐसा है कि वर्ण अतिशय, जब वर्ण बहुत ही सन्निधि मतलब पास में आते हैं, उसे हम संहिता कहते हैं। जब दो वर्ण एक दूसरे के बहुत ही पास में आएंगे उसे हम संधि कहेंगे और संधि को ही संहिता कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सुधि प्लस उपास्य। यहाँ पे सुधि का ई और उपास्य का उ, इन दोनों में संधि हो जाके वो शुद्धि उपास्य हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि शुद्धि प्लस उपास्य का शुद्धि उपास्य कैसा हो गया। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो वर्ण एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए हैं, तो इसे हम संधि ऐसे कहेंगे। तो अभी देखेंगे कि बेसिक्स। तो संधि स्टार्ट करने से पहले आपको संधि के कुछ बेसिक्स आने चाहिए। जैसे आपको माहेश्वर सूत्र आपको आना चाहिए। माहेश्वर सूत्र में मान के चलता हूँ को माहेश्वर सूत्र आपको संज्ञा प्रकरण में आपने पढ़ा होगा। तब भी मैं यहाँ पे बेसिक बात बताता हूँ कि माहेश्वर सूत्र हमें संधि में काम कैसे आएगा। तो हमें प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। माहेश्वर सूत्र में हमें प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। जैसे हमको बोला किसी ने कि एक प्रत्याहार बताओ, एक प्रत्याहार बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रत्याहार में हमारे ई, उ, रु और लु, ये चार वर्ण हमारे इक प्रत्याहार में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे इक प्रत्याहार देखेंगे कि हमारे यहाँ हो गया इक प्रत्याहार, ई से लेके क तक हमारा इक प्रत्याहार आ गया। और इक प्रत्याहार में हमारा ई, उ, रु और लु ये वर्ण आएंगे। मतलब हलंत छोड़ के पूर्ण वर्ण प्रत्याहार में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको और बोल दिया कि जड़ प्रत्याहार लिखो, आपको बोला कि जड़ प्रत्याहार लिखो, तो जड़ प्रत्याहार में हमारे ज, व, र और ल, ये चार वर्ण हमारे जर्ण प्रत्याहार में आएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम कि जर्ण प्रत्याहार यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ज, व, र और ल ये हमारे जर्ण प्रत्याहार में चार वर्ण आएंगे। तो ये आपको बेसिक आना चाहिए, मतलब आपको माहेश्वर आना चाहिए संधि के लिए। ये सबसे बेसिक बात है। उसके बाद देखेंगे हमको तीन टर्म्स पता होना चाहिए। जैसे मतलब आदेश मतलब क्या होता है, आगम मतलब क्या और लोप मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए। आदेश मतलब दो वर्णों के बीच में, आदेश मतलब दो वर्णों की जगह पे, आदेश मतलब दो वर्णों की जगह पे एक वर्ण आ जाना, इसे हम कहेंगे आदेश। दो वर्णों की जगह पे एक वर्ण आ जाना मतलब आदेश हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे गर्ण प्लस ईश, मतलब गर्ण का अ और ईश का ई, इन दोनों के बीच में संधि हो जाएंगी। मतलब गर्ण का अ और ईश की ई, इन दोनों के बीच में संधि हो जाएंगी और आ जाएगा हमारा ए। मतलब दो वर्णों की जगह पर जब हमारा एक वर्ण आता है उसे हम कहते हैं आदेश, उसे हम कहते हैं हम आदेश। इस दो वर्णों के बीच जगह पर एक वर्ण आ सकता है और एक वर्ण की जगह पर भी जब दूसरा वर्ण आएगा उसको भी हम आदेश जैसे ही कहते हैं। आदेश मतलब चेंज हो जाना, मतलब इन दोनों के बीच में ये चेंज हो गया, मतलब ये दोनों की जगह पर ये आ गया, या फिर बस एक वर्ण की जगह पर दूसरा वर्ण भी आ जाता है, तब भी उसे हम आदेश ऐसा ही कहते हैं। फिर देखेंगे आगम। आगम मतलब आना। जब दो वर्णों के बीच में एक तीसरा वर्ण आ जाता है उसे हम कहते हैं आना, मतलब आगम। आना मतलब ही आगम। तो यहाँ पे पठन प्लस अस्थि में पठन न अस्थि, मतलब ये जो एक्स्ट्रा का न है वो हमारा आगम क्या है, मतलब आ गया है। आगम मतलब आना हो जाएगा। और लोप मतलब गायब हो जाना। यहाँ पे प्र प्लस अ प्लस एजते, प्र प्लस अ प्लस एजते हमें हमारा अ का लोप हो जाएगा और गायब हो जाएगा, और गायब होने को हम लोप ऐसे कहते हैं। तो हमने देखा आदेश, आगम और लोप। आदेश मतलब एक वर्ण, मेन डेफिनेशन तो हमारी ये है कि दो वर्णों की जगह पे एक वर्ण आ जाना, इसे हम आदेश कहेंगे। पर आदेश मतलब ये भी होता है कि एक वर्ण की जगह पे दूसरा वर्ण आ जाना, उसको भी हम आदेश ही कहेंगे। दो वर्णों की जगह पे एक वर्ण आ जाना, उसको भी हम आदेश ही कहेंगे। तो हमने आदेश, आगम और लोप यहाँ से समझा। अभी हम देखेंगे, तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो संधि प्रकरण में कितने प्रकार आते हैं। तो संधि प्रकरण में हमारे मुख्य तीन टाइप आते हैं। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि को हम अच्छा संधि भी कहेंगे, स्वर संधि को हम अच्छा संधि भी कहते हैं। ये हमारा पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप है हमारा स्वहल संधि।
तो हल संधि को हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो अभी स्टार्ट करते हैं अच संधि से आज। तो अच संधि में हमें टोटल 8 टाइप्स पढ़ने हैं। अच संधि में हमें टोटल 8 टाइप्स पढ़ने हैं। तो 8 टाइप्स कौन से हैं? तो यर्ण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, सवर्ण दीर्घ संधि और प्रकृति भाव। ये 8 संधि हमें अच संधि या स्वर संधि में पढ़ने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अच संधि से। तो अच संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि अच संधि और हल संधि में हमें बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं। जैसे हमको 50 के ऊपर सूत्र दिए गए हैं पूरे चैप्टर में, पर हमें इतने सूत्र लर्न ही नहीं करने। जितने सूत्र हमें कोर्स में दिए गए हैं उतने ही सूत्र आपको लर्न करने हैं। मैंने पूरे सूत्र निकाल के रखा है कि किस किस संधि में किस सूत्र लर्न करना है। आपको उतने ही सूत्र लर्न करने हैं। आप इस बारे में मुझ पर 100% रख सकते हैं। और हम मैं जितने सूत्र पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में उतने ही आपको पढ़ने हैं। इससे एक भी ऊपर आपको सूत्र पढ़ना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यर्ण संधि से। तो यर्ण संधि में हम सबसे पहला सूत्र पढ़ेंगे इको एणचि। यर्ण संधि में सबसे पहला सूत्र हम इको एणचि पढ़ेंगे। तो इसकी वृत्ति देखते हैं। तो आपको किसी भी संधि की वृत्ति लर्न नहीं करनी। वृत्ति बस मैंने यहाँ पे लिखने के लिए लिखी है, समझने के लिए लिखी है। आपको किसी भी सूत्र की वृत्ति यहाँ पे लर्न नहीं करनी। आपको बस सूत्र याद करना है। जैसे आपको इको एनर्जी सूत्र याद होना चाहिए। तो इको एनर्जी का सूत्र वृत्ति देखते हैं कि इकः स्थाने यण स्यात् अचि सहितायाम विषय। मतलब इक के जगह पर, इक के स्थान पर, मतलब इक के जगह पर यण प्रत्याहार आना, इसे ही हम यर्ण संधि कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इक प्रत्याहार मतलब पता होना चाहिए। तो इक प्रत्याहार मतलब ई, उ, रु और लू के जगह पर, इक के स्थान पर, मतलब इक प्रत्याहार के जगह पर यर्ण प्रत्याहार आएंगे। यर्ण प्रत्याहार मतलब य, व, र और ल। इक प्रत्याहार के स्थान पर यर्ण प्रत्याहार आ जाएगा। मतलब हमारे इक प्रत्याहार मतलब ई उ रु लू की जगह हमारा यर्ण प्रत्याहार आ जाएंगे। यर्ण प्रत्याहार मतलब य, व, र, ल, ये हमारा आ जाएगा। इसे बोलेंगे हम इको यणचि। ई के जगह पे हमारा य आ जाएगा, उ के जगह हमारा व आ जाएगा, रू के जगह हमारा र आ जाएगा और लू के जगह हमारा ल आ जाएगा। मतलब अभी हम इसमें एक बात डिस्कस करेंगे। तो अच संधि में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपको विजातीय और सजातीय स्वर पता होना चाहिए। तो हमने इको एनर्जी में इको एनर्जी का मतलब हमने ऐसा देखा कि इकः स्थाने यण से अचि संहिता विषय। मतलब हमको इक की जगह पे हमें यण करना है। पर कब? जब इक प्रत्याहार के आगे, जब इक प्रत्याहार के आगे, इक प्रत्याहार मतलब ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, र भी हो सकता है। तो इक प्रत्याहार के आगे कोई भी विजातीय स्वर आएगा, कोई भी विजातीय स्वर आएगा, तो तब हमको इक प्रत्याहार के स्थान पे यण प्रत्याहार करना है। अभी आपको अभी आपको डाउट आना है कि विजातीय स्वर मतलब क्या। तो हमें विजातीय और सजातीय ये हमको पता होना चाहिए। विजातीय मतलब ई और बड़ी ई और बड़ी ई, ये हमारा सजातीय वर्ण है। ई और बड़ी ई हमारा सजातीय वर्ण है। उसके बाद उ और बड़ा उ, ये भी हमारा सजातीय वर्ण है। ए और ऐ, ये भी हमारा सजातीय वर्ण है। और ओ और औ, ये भी हमारा सजातीय वर्ण ही है। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी वर्ण हैं उनको हम विजातीय कह लेंगे। मतलब ई के स्थान, ई के आगे कोई भी वर्ण आ गया, जैसे अ आ गया या फिर कोई भी आ गया, तो ई के जगह हम ज करेंगे। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ई का स्थान यण से आता, मतलब ई के जगह हमें यह करना है। ई उ के जगह हमको वह करना है, ऐसे। तो अगर अगर समझो कि तो समझो यहाँ पे इक प्रत्याहार के आगे, मतलब ई के आगे हमारा कोई भी सजातीय आ गया। सजातीय मतलब ई आ गई या फिर बड़ी ई आ गई, तो यहाँ पे कोई भी संधि नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी संधि नहीं होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इको एनर्जी में, आपको पता होना चाहिए कि इको एनर्जी में इक प्रत्याहार के आगे जब विजातीय स्वर आएगा तभी इक के जगह पे हमारा यण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको ये समझना चाहिए। बहुत लोगों को इसमें डाउट आता है कि विजातीय स्वर मतलब क्या और इक के जगह हमें यण कब करना है। तो
इक की जगह मतलब ई उ रुलु की जगह हमें य व र लख ही करना है कब? जब इक प्रत्याहार के आगे कोई भी विजातीय स्वर आएगा तभी हमें इक प्रत्याहार के जगह पे यर्ण प्रत्याहार करना है। ठीक है, ई की जगह य, उ की जगह व, रु की जगह र और लु की जगह ल। तो उसके हम बाद देखेंगे हम स्थानीय अंतरतम। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, वृत्ति आपको याद करनी नहीं है। तो स्थानीय अंतरतम की वृत्ति देखेंगे, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश। तो प्रसंग मतलब क्या कि एक वर्ण की जगह पे और बहुत सा मतलब अनेक वर्ण आ सकते हैं। जैसे उनका कहना है कि ई प्रसंग मतलब ई की जगह पे ज भी आ सकता है, व भी आ सकता है, र भी आ सकता है, ल भी आ सकता है। ये प्रसंग का मीनिंग हो गया। पर उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रसंग सति सदृशतम आदेश मतलब प्रसंग होने पर मतलब ई की जगह यह भी आ सकता है, वह भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन आने पर जो सदृश होगा, जो पहले वाले वर्ण को सदृश होगा, उसका ही हमें आदेश करना है। मतलब जो ई को सदृश क्या है, तो ई को सदृश हमारा बस य है। ई को सदृश ना व है हमारा, ना ल, ना हमारा वो है, ना कोई और है। ई को बस हम ई को सदृश बस हमारा य है। तो ई को सदृश हमारा य क्यों है? तो आपने संज्ञा प्रकार में पढ़ा होगा कि इच्छु यशानम तालु मतलब ई और च, इच्छु यशानम तालु बोला ना मैंने, ई और य, इन दोनों का उच्चारण स्थान हमारा हमारा तालु होने के कारण ई और ज हमारा सदृश हो गया, इसलिए ई की जगह बस य आएगा और कोई भी वर्ण नहीं आएगा। वैसे ही उ की जगह हमारा बस व आएगा और रू की जगह हमारा बस र आएगा, लू की जगह हमारा बस ल आएगा। इसके अलावा कोई भी वर्ण आएगा नहीं। ई की जगह पे य छोड़ के कोई भी वर्ण आएगा नहीं, उ की जगह पे व छोड़ के कोई भी वर्ण आएगा नहीं, और सो ऑन। तो लगता है यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि हमने दो पढ़ी यहाँ पे सूत्र। हमने यहाँ पे दो सूत्र पढ़ा, आपको समझ गया होंगे यहाँ पे। एक हमने पढ़ा इक्वेंच और सेकंड हमने पढ़ा स्थानीय अंतरतम। तो अभी हम देखेंगे इको एनर्जी और स्थानीय अंतरतमा के एग्जाम्पल। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सुधि प्लस उपास्य। जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको आपके लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे कि सुधि प्लस उपास्य की संधि कैसे होंगी। तो सुधि प्लस उपास्य है यहाँ पे हमारा, सुधि प्लस उपास्य, ये हमारी संधि है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको ये अंतवर्ण है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब अंतवर्ण और आदि वर्ण के बीच में संधि होती है, आपको पता ही होगा। तो ये हमारा अंतवर्ण है, ये हमारा आदि वर्ण है। तो अंतवर्ण को हम सबसे पहले तोड़ेंगे। जैसे शुद्ध, बस बड़ी दिख रही है हमें यहाँ पे, शुद्ध ई प्लस उपास्य लिखा है हमारे यहाँ पे, उपास्य। तो ई और रू के बीच में संधि होगी, ई और उ के बीच में संधि होगी। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ई के आगे, ई के आगे कोई भी विजातीय स्वर आया, यह हो गया हमारे ई। ई के आगे कोई भी विजातीय स्वर आया, तो ई के आगे हमारा उ आया है। अगर सजातीय आता तो ई आता या बड़ी आती, पर हमारा उ आया, मतलब यहाँ पे हमारा विजातीय स्वर आया है। तो इस समय ई के जगह हमें य करना है। हमने अभी पढ़ा कि ई उ रुलु की जगह हमें य व र करना है, मतलब ई की जगह हमें य करना है। तो लिखेंगे कि शुद्ध प्लस य आ गया ना हमारे यहाँ पे, तो य प्लस उपास्य। तो शुद्ध प्लस य प्लस उपास्य, अब इसकी संधि कर देंगे। य और यु उ की संधि कर देंगे। य और उ की संधि हमारा यु हो जाएगा, मतलब और इन दोनों की संधि हो जाएंगी, मतलब शुद्ध्यु, मतलब सु है, और आधा ध और आधा य मिलके ध्य हो गया, ध्य। और आधा य और उ मिलके होगा हमारा छोटा उ, शुद्धु और पास्य। ये हो गया हमारा आंसर। देखेंगे अभी, जैसे सुधि प्लस उपास्य को हमने ध को तोड़ दिया, तो मतलब ध और ई हो गया और उपास्य हो गया। तो ई के जगह हमने फिर य कर दिया, क्योंकि ई के आगे विजातीय स्वर आ गया, इसलिए हमने ई के जगह पर य कर दिया। फिर ध और य हो गया ध्य, और य और ध्य और वो हो गया हमारा ध्यु। तो शुद्ध हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा शुद्धोपास्य। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल मधु प्लस अरि। तो वह फिर से तोड़ेंगे कि धु को
मधु को मध और ऊ में तोड़ा हमने, और ऊ के आगे विजातीय स्वर आया, सजातीय आया होता तो ऊ और बड़ा हुआ था, पर हमारा और वहाँ पे संधि नहीं होती हमारी, तो यहाँ पे विजातीय स्वर आया मतलब अ आया, इसलिए ऊ की जगह हमने व किया, क्योंकि हमने पढ़ा कि य व र ल की जगह, क्योंकि हमने पढ़ा कि ई ऊ रुल की जगह य व र ल आ जाएगा, मतलब ऊ की जगह हमारा व आदेश होता है, तो ऊ की जगह हमारा व आदेश हो गया, मतलब मध्य प्लस व प्लस अरि, तो मध्व और अरि, तो मध्वरी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे धातु प्लस अंश, तो फिर से हम अंत, तो फिर से हम अंत वर्ण को तोड़ेंगे, मतलब धात प्लस रू प्लस अंश यहाँ पे हो जाएगा, तो धात लिख दिया हमने यहाँ पे, धात लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे रू का हमने यहाँ पे रू लिख दिया, और अंश ऐसे वैसे लिख दिया। तो हमने देखा था कि रू की जगह पे र आदेश होता है, क्योंकि हमने देखा था कि ई उ रू लू की जगह पे य व र ल आ जाएगा, तो वैसे ही हमारा रू की जगह य आ गया, र आ गया, तो धात प्लस र प्लस अंश हमारा हो गया, तो त प्लस र हो जाएगा हमारा त्र, और बाकी अंश जैसे का वैसा, तो धात्र प्लस अंश हो जाएगा हमारा धात्र अंश। वैसे ही लू प्लस आकृति क्या हो जाएगा, तो हमने देखा था कि ई उ रू लू की जगह पे य व र ल आ जाएगा, मतलब लू के जगह पे, मतलब ही लू के मतलब ही लू के जगह पे हमारा ल आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लू के जगह पे ल आ गया, और ल प्लस आकृति हो जाएंगे हमारी आकृति आंसर। तो हमने 4 एग्जाम्पल ही पढ़ने हैं आपको इसमें, कि शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धातुअंश और लू प्लस आकृति। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमको देखना है अयादी संधि। तो अयादी संधि स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि जर्ण संधि में आपको बस 2 ही सूत्र करने हैं, एक करना है हमको इक्वेनिटी, और आपको करना है सेकंड स्थानीय अंतरतम। आपको इसमें ना झलन जैसी जैसी करना है, ना आपको अनचि चरण, ना आपको अनचि च करना है, ना आपको कोई दूसरा सूत्र करना है। हमें कोर्स में भी उतने ही सूत्र दिए हैं खुद से, एक इक्वेनिटी और स्थानीय अंतरतम, और बाकी सूत्र आपको करना नहीं है। मैंने मेरे वक्त किए थे, पर फिर मेरे को पता चला कि इसका कोई भी यूज नहीं है, ना इसका यूज एप्लीकेशन बेस में आएगा। वो दो सूत्र जो हमने पढ़े हैं, उनसे छोड़ के बाकी जितने भी सूत्र है, उसका आपको ना एप्लीकेशन बेस पे यूज आएगा, ना वो हमारे अभी कोर्स में है, तो हमको पढ़ना नहीं है। तो भी स्टार्ट करेंगे अयादी संधि। तो अयादी संधि में हम पढ़ेंगे एचो अयवायावह, वृत्ति हमको पढ़ने ही नहीं है। तो अयादी संधि में हम पढ़ेंगे एचो अयवायावह, मतलब एच क्रमाद अय अव आय आव एचे शूरचि, मतलब एच प्रत्याहार मतलब क्या होता है। तो हम देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि एच प्रत्याहार में हमें ए एच प्रत्याहार में हमारा ए ओ ऐ और औ, ए ओ ऐ और औ, ए ओ ऐ और औ के जगह पे हमें क्या करना है। यहाँ पे लिखा है कि एच क्रमाद, एच के जगह पे अय अव आय आव, ये हमें करना है, मतलब ए के जगह हमें करना है अय, ओ के जगह हमें करना है अव, ऐ की जगह हमें करना है अव आय, और औ की जगह करना है हमें क्या करना है अव। तो ये हो गया हमारा एच ओ अय वाय आव, मतलब ए ओ ऐ औ की जगह हमें अय अव आय आव करना है। वही देखा हमने यहाँ पे कि ए ओ ऐ औ की जगह पे हमें ए की जगह हमें अय ही करना है, ओ की जगह हमें अव करना है, ए की जगह हमें आय ही करना है, और औ की जगह हमें अव ही करना है। ये आदेश हमें करने हैं। तो फिर देखेंगे सेकंड सूत्र, यथा संख्यम अनुदेश समानम, मतलब सेम ही है। यथा संख्यम अनुदेश समानम का मीनिंग ये है कि एचो अयवा यावह के बताने के अनुसार हमें अय अव आय आव ये क्रम के अनुसार ही करना है, मतलब एक के स्थान पे हमें अय ही करना है, ओ के जगह हमें अव ही करना है, ए के जगह हमें आय ही करना है, और औ की जगह हमें आव ही करना है। ये सब क्रम के अनुसार करना है, मतलब अय अव आय आव, या हमें क्रम के अनुसार ही करना है। अय के बाद आया नहीं आएगा, या फिर अय के बाद आवा नहीं आएगा, अय के बाद बस अव ही आएगा। तो इसका सीधा मीनिंग ले लो कि ए की जगह हमारा अय आएगा, ओ की जगह हमारा बस अव आएगा, ए की जगह हमारा बस आया आएगा, ओ की जगह हमारा बस आवा आएगा। तो अब अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हरे ये है, तो हरे प्लस ए,
ठीक है, तो समझेंगे। जैसे आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि हरे प्लस ए की संधि करो। आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे एप्लीकेशन बेस में। एक तो बताए पूछेंगे आपको कि हरे ए को तोड़ो, हरे ए का विग्रह करो। दूसरा टाइप पूछेंगे कि हरे प्लस ए का संधि करो। तो जैसे हमने यण संधि में पढ़ा था कि इक्क प्रत्याहार के आगे हमने पढ़ा था यण संधि में कोई भी विजातीय स्वर आएगा तो हम इक्क प्रत्याहार के जगह पे हम जड़ प्रत्याहार करेंगे, ऐसा हमने पढ़ा था। पर अभी हम पर अभी हम जड़ पर अभी हम एचो अयवायाव पढ़ रहे हैं। तो एचो अयवायाव का ऐसा रूल है कि जब एच प्रत्याहार आएगा, एच प्रत्याहार के आगे कोई भी स्वर एच प्रत्याहार का आगे कोई भी स्वर आएगा तो एच प्रत्याहार की जगह पे हमें अय अव करना है। यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि विजातीय स्वर ही आना चाहिए। वहां पे रूल था कि बस विजातीय स्वर आना चाहिए, जैसे ई के आगे ई नहीं आ सकता, ऊ के आगे ऊ या बड़ा ऊ नहीं आ सकता। पर यहाँ पे ए के आगे ए आया तो चलेगा, ए के आगे आई आया तो भी चलेगा, ओ के आगे ओ आया तब भी चलेगा, ओ के आगे ओ आया तब भी चलेगा। तो होप आपको समझ गया होगा कि उसमें विजातीय स्वर आगे आना चाहिए। और यहाँ पे एच के आगे कोई भी स्वर आया तो एच के जगह हम अय अव करेंगे। कोई भी स्वर, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि कोई भी स्वर आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे थे यहाँ पे ए हरे प्लस ए। तो हरे तो हम तोड़ेंगे, अंत वर्ण तोड़ेंगे। तो तोड़ा हमने इसको, तो क्या हो गया हमारा हर प्लस ए जैसे का वैसा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, दिख रहा है हमको कि ए के आगे ए आया, मतलब ए के आगे कोई भी स्वर आ गया तो ए के जगह हमें करना था अय। क्योंकि हमने देखा था कि ए ओ ऐ औ की जगह अय अव आय आवा करना था, हमें ए के जगह अय करना था, इसलिए हमने ए के आगे कोई भी स्वर आ गया इसलिए हमने ए के जगह पे यहाँ पे अय कर लिया। तो फिर यहाँ पे हमारा हर प्लस अय प्लस ए हो गया। तो हमारा र प्लस अ हो जाएगा पूरा र, आधा र प्लस अ हो जाएगा हमारा पूरा र, और य आधा य प्लस ए हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे लिखा हमने हर प्लस अ हर, हर प्लस अ हो जाएगा हमारा पूरा हर, और य लिख दिया हमने जैसे का वैसा, और ए लिख दिया। अभी य और ए हो जाएगा हमारा ये, तो हो गया हमारा हर ये। अभी नेक्स्ट एग्जांपल से देखेंगे, समझेंगे सेम। तो जैसे विष्णवे है, तो विष्णु प्लस ए है, तो यहाँ पे क्या है हमने यहाँ पे अंतवर्ण तो फिर से तोड़ा। जैसे ओ को विष्णु को हमने तोड़ा तो विष्णु प्लस ओ हो गया हमारा। तो सेम देखा हमने कि यहाँ पे ओ के आगे कोई भी स्वर आ गया, ओ के आगे कोई भी स्वर आ गया तो ओ के जगह पर हमें अय अव आय अव, मतलब ए ओ ऐ ओ की जगह हमें अय अव आय अव करना है। तो ओ की जगह हमारा अव आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि ओ की जगह हमारा अव आता है। तो विष्णु प्लस अव प्लस ए। तो अभी बस हो गया हमारा काम यहाँ पे, बस हमको ज्वाइन करना है अभी बस। अ न प्लस अ हो जाएगा पूरा न, व प्लस ए हो जाएगा वे, तो विष्णुवे हमारा आंसर हो गया। अभी देखेंगे हम थर्ड एग्जाम्पल। अगर आपको दो एग्जाम्पल नहीं समझेगा, हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे नायक है हमारा, नई प्लस अकह है, तो आधा न वही तोड़ा हमने। हम अंतिम श्लोक को हम अंतिम वर्ण को तोड़ते हैं। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे तोड़ा कि न को हमने नई को हमने तोड़ा, मतलब हमारा न प्लस ऐ प्लस अकह हो गया। तो हमने पढ़ा था कि अय अव आय आव हमको करना है ए ओ ऐ औ की जगह पे, मतलब ऐ के जगह हमें आय करना है, ऐ के जगह हमें आय करना है। तो हमने क्यों आया किया, क्योंकि ऐ के जगह पे कोई भी स्वर आ गया, अ हमारा स्वर है ना, तो ऐ के जगह पे कोई ऐ के आगे कोई भी स्वर आ गया, मतलब ऐ के आगे हमारा आ गया ना, इसलिए ऐ की जगह हमने आया कर दिया। तो फिर हो गया हमारा काम, न प्लस आ, तो न प्लस आ हो जाएगा हमारा ना, और ज प्लस अकह, ज प्लस अक हो जाएगा हमारा नायक, क्योंकि आधा य और अ हो गया हमारा पूरा य, और फिर पूरा हमारा आंसर हो गया नायक। तो अभी हमारी यहाँ पे यण संधि और अयादि संधि खत्म होती है। अभी हम देखेंगे, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो अब आपको एक सूत्र आना चाहिए, वांतोई प्रत्यय।
आपको आना चाहिए। वांतोय प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको लर्न करना ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको लर्न यहाँ पे करना है। तो वांतोय प्रत्यय मतलब क्या हम समझेंगे कि य से शुरू होने वाले प्रत्यय ओ और औ के आगे आएंगे तो औ और औ के जगह पे अव और आव ये आदेश होगा। मतलब हम देखेंगे कि इन्होंने कहा ऐसा कि य कि ओ और औ के आगे अगर य से शुरू होनारा य से शुरू होने वाला प्रत्यय आ गया तो ओ के जगह हमें अव करना है और औ के जगह हमें आव करना है। ये हमें पढ़ना है कि अगर ओ के आगे य आ गया या फिर औ के आगे य आ गया तो ओ के जगह हमें अव करना है और औ के जगह हमें आव करना है। य मतलब जैसे शुरू होने वाला शब्द। तो देखेंगे जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, आपको समझा नहीं होगा तो अगर गो है हमारा, गो प्लस यम है तो गो मतलब ग प्लस ओ हो जाएगा। गो मतलब गो प्लस यम हमारा हो जाएगा। तो गो को हम तोड़ेंगे ग प्लस ओ प्लस यम। तो यो के आगे मतलब ओ के आगे हमारा यो आ गया। तो हमने बोला अभी कि ओ के आगे हमारा यो आ गया या फिर ये से शुरू होने वाला शब्द आ गया तो क्या जगह हमें अव करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया अव। तो ग प्लस अ व और यम हो जाएगा हमारा गव्यम। वैसे सेम नौ प्लस यम है तो न प्लस औ प्लस यम। तो न प्लस औ प्लस यम, हमने इसको नौ को तोड़ा ना हमने न प्लस औ में और यमा उसके आगे आया है तो औ के आगे यम आया है तो हमने बोला कि औ के जगह हमें आव करना है तो हम आव कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा ये नव्यम, न और आ गया ना और वो और जो नव्यम हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा वांत्य प्रत्यय। तो हमने वांत्य प्रत्यय में पढ़ा कि ओ और औ के आगे अगर य आ गया या फिर य से शुरू होने वाला प्रत्यय आ गया तो ओ की जगह हमारा अव आ जाएगा और औ की जगह हमारा आव आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि ये इसका आंसर कैसे होगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारी यर्ण संधि और अयादि संधि खत्म होती है। हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं गुण संधि। तो गुण संधि में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणा मतलब क्या। तो गुणा मतलब हो जाएगा हमारा रस्व अ। रस्व अ मतलब अ हो जाएगा हमारा। दीर्घा मतलब हमारा आ होता है और रस्वा मतलब हमारा अ होता है। तो अ, ए और ओ ये हो गए हमारे गुण। गुण मतलब हो जाते हैं हमारा ए, अ और ओ। तो आपको पता होना चाहिए कि गुणा मतलब अ, ए और ओ होता है, आपको ये लर्न करना है। इसके बाद तो ठीक है, तो समझेगा अभी कि अदेंग गुण। अदेंग गुण मतलब क्या, ये हमारा संज्ञा सूत्र है। ये हमारा संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र मतलब क्या होता है, ऐसा सूत्र। संज्ञा सूत्र मतलब ऐसा सूत्र जिन सूत्र से हमें उस संधि की टर्मिनोलॉजी पता चलेगी, ऐसे सूत्रों को हम अदेंग गुणों कहेंगे। मतलब यहाँ पे हमें क्या समझा, तो अदेंग गुण। तो अदेंग गुणों को हम तोड़ेंगे। यहाँ पे अदेंग गुणों को जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा अत प्लस एंग। अत प्लस एंग मतलब अदेंग होता है हमारा एंगम। तो अत मतलब हमारा हो जाएगा अ और एंग मतलब हो जाएगा हमारा एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में हमें देखा कि ए और ओ आता है। एंग प्रत्याहार में हमें देखा कि ए और ओ आता है। ए और ओ हमारा एंग प्रत्याहार में आएगा। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि अत मतलब यहाँ पे वही लिखा है कि अत मतलब रस्व अ और एंग मतलब ए और ओ। इनकी गुण संज्ञा होती है। इनकी गुण संज्ञा होती है। तो ये हो गया हमारा अदेंग गुण, ये हो गया हमारा संज्ञा सूत्र। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सूत्र। नेक्स्ट सूत्र हमें देखना है परस तत्कालस्य। ये सूत्र आपको बस इतना याद करना है कि इसका मतलब क्या है। आपको एप्लीकेशन में इसका कुछ मीनिंग नहीं आएगा। बस आपको ये समझना है क्योंकि हमको एक कोर्स में दिया है इसलिए हमको समझना है बस आपको। पर इसका एप्लीकेशन में ऐसा कुछ खास मतलब आएगा नहीं। तो आपका अदेंग गुण और आद गुण ये जो सूत्र है आपका संज्ञा सूत्र और जो अधिकरण सूत्र है आपको यही काम में आएंगे। ये बस आपको समझना है कि तपरस तत्काल से मतलब क्या। तपरस तत्काल से मतलब त जिस वर्ण के पहले आता है। त जिस वर्ण के पहले आता है और त
जिस वर्ण के बाद में आता है वो दो समकालीन माने जाते हैं। ये इसका मीनिंग हो गया। मतलब हमने देखा ना अभी कि अत और एंग देखा हमने। एंग मतलब हमें पता है कि ए और ओ आता है। तो इन्होंने बस यहाँ पे ऐसा बोला है कि जिस वर्णों के पहले आते हैं, मतलब त ए और ओ के पहले आता है, बराबर है। और जिस वर्ण के बाद में आता है मतलब वो अ के बाद आता है। तो ये दो वर्ण हमारे समकालीन हैं। समकालीन है मतलब समकालीन है मतलब सेम है, वो सदृश है, ऐसे हम कह सकते हैं। इसका तत्काल का मीनिंग हो गया। तो अभी देखेंगे हम आद गुण। जैसे अदेंग गुण हमारा संज्ञा सूत्र था, मतलब उसने उसने हमको बताया टर्मिनोलॉजी। कौन सा टर्मिनोलॉजी? कि गुण मतलब अ ए और ओ होता है, यह हमें अदेंग गुण ने बताया। भाई आद गुण क्या बताएंगे? आद गुण हमें बताएंगा कि जब दो वर्ण आगे आएंगे, जब दो वर्ण एक दूसरे के आगे आएंगे, तो उन दो वर्णों के जगह पर एक नया वर्ण आएगा, उसे हम कहेंगे आद गुण। मतलब जैसे अ और ई आ गई, हमारे अ और ई आ गई, तो अ और ई के जगह पर हमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अ और ई की जगह हमारा ए हो गया। तो इससे ही को हम कहेंगे कि दो वर्णों की जगह पे एक वर्ण आ गया, तो यही इसका मीनिंग है आद्गुण का। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि वृत्ति अवर्णादचि परे, अवर्णादचि परे पूर्व परयोरिक, मतलब पूर्व और पर, पूर्व और पर के जगह पर एक, देखा यहाँ पे एक गुणादेश होगा। यह हो गया हमारा गुणादेश। ठीक है, जैसे हमारे उपेंद्र और गंगोदय का हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है मराठी में कि दोन वर्णाच्या ऐवजी जेव्हा एकच वर्ण येतो तेव्हा त्याला एकादेश असे म्हणतात। मतलब दो वर्णों की जगह पे हमारा जब एक वर्ण आएगा उसे हम एकादेश कहेंगे। जैसे हमारा अ प्लस ई आ गया, अ प्लस ई आ गया तो हमारा ए हो जाएगा। वैसे ही आ प्लस उ आ जाएगा तो हमारा ओ आ जाएगा। मतलब दो वर्णों की जगह हमारा एक वर्ण आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा अ भी हो सकता और आ भी हो सकता, और हमारे यहाँ पे ई भी हो सकता और बड़ी ई भी हो सकता। इनमें से कोई भी हो, मतलब आ के साथ ई आ गया, फिर या फिर आ के साथ बड़ी ई आ गई, या फिर अ के साथ ई आ गई, या फिर अ के साथ बड़ी आ गई। तो इसका हो जाएगा हमारा ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गुण संधि का। और सेकंड मतलब देखना है हमें कि अगर आ अ है या फिर आ है और उसके आगे हमें ऊ मिल रहा है या फिर बड़ा ऊ मिल रहा है, तो उसके जगह हमारा हो जाएगा ओ। तो ये दो पॉइंट आपको आने चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि उप प्लस इंद्र। तो हम सेम सेम हम यहाँ पे किए, बाकी जैसे हमने बाकी दो किए थे वैसे हम यहाँ पे सेम यहाँ पे करेंगे कि उप को हम तोड़ेंगे। किसमें? उप प्लस अ में हमने तोड़ दिया, उप प्लस अ में हमने तोड़ दिया। फिर आगे आ गया हमारा इंद्र, जैसे का वैसा। तो अ और ई, अ और ई की जगह हमने अभी देखा कि एक गुणादेश आएगा, तो उसके जगह आ जाएगा हमारा ए। तो इन दोनों की जगह पे आ गया हमारा ए। तो आधा प प्लस ए हो जाएगा पे। तो उपे और प्लस द्र, तो उपेंद्र हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। अभी देखते समझेंगे नेक्स्ट एग्जांपल से कि गंगा प्लस उदकम। तो गंगा प्लस उदकम को हमने तोड़ा किसमें? गंग प्लस आ, गंग, गंग प्लस आ प्लस उदकम। तो यहाँ पे सेम आ और उ के बीच में गुणादेश होगा। किसका गुणादेश? आ और उ के बीच में हमने अभी पढ़ा कि आ और उ के जगह पे हमें ओ ये गुणादेश करना है। आदेश हमने स्टार्टिंग में आदेश पढ़ा था कि आदेश मतलब दो वर्णों के बीच जगह पर एक वर्ण आ जाना, उसको हम आदेश कहेंगे। तो आ और उ की जगह ओ आ गया हमारा, तो आ और उ की जगह हमारा ओ आ गया, बस खत्म। फिर हमको लिखना है कि गंगा प्लस ओ प्लस उदकम। गंगा प्लस ओ प्लस उदकम मतलब गंगोदकम हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमने दो एग्जाम्पल देख लिए। अभी हमको तीसरा सूत्र पढ़ना है गुण संधि में। तो उरण रपर, उरण रपर आपको बहुत कंफ्यूजन मारेगा अगर आप बुक से पढ़ेंगे। आपको बस इतना, हम देखो हमारा पेपर एप्लीकेशन बेस है, तो हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है कि ऐसा कैसा हो गया वगैरह, कीजिए एक्सप्लेनेशन है। बस हमको खुद को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस सूत्र में हमको क्या मीनिंग है। जैसे हमें उरण रपर में समझना है कि
अण, अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार आपको पता है, हम सबसे पहला प्रत्याहार अण ही होता है, मतलब अ ई उण। अ ई उण ये हमारा अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में हमारे अ, ई और उ, ये हमें ये वर्ण हमें अण प्रत्याहार में दिखते हैं। तो अण प्रत्याहार के आगे, अण प्रत्याहार के आगे अगर रु आ गया, अण प्रत्याहार के आगे अगर रु आ गया तो क्या होगा? अण प्रत्याहार के आगे अगर रू आ गया तो रू के जगह हमें, तो रू के जगह हमें रफार करना है। रफार मतलब आधार र, ये हमें करना है। ये हो गया हमारा उरण रपरह। जैसे कृष्ण प्लस, कृष्ण प्लस रुद्धि हमारा एग्जाम्पल है। कृष्ण प्लस रुद्धि हमारा एग्जाम्पल है, तो हम वैसे ही करेंगे। न को तोड़ेंगे, न और आधे न और अ में अ आ गया। अ हमारा अण, अण प्रत्याहार में आता है, तो अ के आगे रू आ गया। तो अ के आगे रू आ गया तो रू की जगह हो जाएगा हमारा र। रू की जगह हमारा र आ जाएगा, तो ये अर हो जाएगा। और कृष्ण प्लस अर प्लस रुद्धि हमारा कृष्ण अर्ध हो जाएगा, मतलब कृष्ण। न और आधा न और अ हो जाएगा हमारा कृष्ण। र चले जाएगा इसके ऊपर, जैसे हो जाएगा हमारा आंसर इसका कृष्ण प्लस रुद्धि। तो ये दिख रहा है आपको र, ये इसके ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। सेम हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि तव प्लस लुकार है, तव प्लस लुकार है, तो मतलब वैसे हम व को तोड़ेंगे आधे व और अ में, फिर लुकार लिख दिया हमने आके, तो लू। तो हमने देखा था अ, तो ऐसे ही सेम है। तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ने हैं कि एक, अर्ण प्रत्याहार के आगे अगर रू आ जाएगा तो बोला हमने कि रू की जगह हमें करना है र। वैसे ही अर्ण प्रत्याहार के आगे अगर रू आ गया तो हमें रू की जगह हमें करना है आधा ल। यहाँ पे हमने आधा र किया है और नीचे हमने आधा ल किया है, तो समझेंगे, तो समझेंगे हम यहाँ पे कि अ के आगे जैसे लू आ गया तो हमने लू की जगह हम कर देंगे ल, तो फिर हो जाएगा अल। फिर तव प्लस अल प्लस कार हो जाएगा हमारा तवल कार। ये हो गया हमारा इसका तवल का आंसर। तो हम अभी हमने देख लिया है जन संधि, अयादि संधि, गुण संधि। अब हम देखने जा रहे हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में सबसे पहले हम देखेंगे सूत्र कि वृद्धि रादेच,